Hello everyone, in this video we are going to cover MCQs of chapter 7 triangles from NCERT exemplar class 9th. First question is, which of the following is not a criteria for congruence of triangle? इसमें से कौन सा congruence of triangle का criteria नहीं होता है? SAS stands for side angle side, ये तो होता है. ASA भी होता है. SSA और SSS भी होता है. कौन सा नहीं होता है? SSA is not the criteria for congruence of triangle. Now the next one is, if AB is equal to QR, BC is equal to PR and CA is equal to PQ, तो आपने बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम सही तरीके से किस तरह से लिखे जाएंगे. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी SSS से. अब SSS से कॉन्ग्रुएंट तो हो रही हैं, बट हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को प्रॉपरली प्लेस्ड करना है. तो आप बताएं कि कौन सा नेम इसमें से करेक्ट है. AB इज इक्वल टू QR. AB यहाँ पे AB उन्होंने फर्स्ट प्लेस पे रखा है और QR लास्ट पे. ये तो पहले ही गलत हो गया. दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज AB इज इक्वल टू QR. इसमें AB और QR प्रॉपर ठीक पोजिशन पे हैं. सेकेंड पे है AB और इधर भी. BC इज इक्वल टू PR चेक कर लेते हैं. BC फर्स्ट टू एंड PR ये भी फर्स्ट टू. देन CA इज इक्वल टू PQ. CA इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट. तो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. अब बाकी सब भी चेक कर लें अगर आपको करना है तो. AB इज इक्वल टू PR, तो ये AB इज इक्वल टू QR बनना चाहिए, बट इसके नेम के अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू RP बन रहा है, तो ये गलत है. यहाँ पे हमारे पास AB और QR इक्वल बन रहा है CA के, बट हमें किसके बनाना था? BA के, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है. B ऑप्शन इज़ द करेक्ट. जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल के ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं तो ये प्रॉपर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q. साइड CB इज इक्वल टू साइड PR. फर्स्ट टू जैसे है ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ, तो फर्स्ट टू इज CB इज इक्वल टू PR. फर्स्ट टू इधर से लास्ट टू लोगे तो इधर से भी लास्ट टू. BA इज इक्वल टू RQ. फर्स्ट और लास्ट लोगे तो इधर से भी फर्स्ट और लास्ट. CA इज इक्वल टू PQ. होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इन ट्राइंगल ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC. थर्ड इज, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन है. एंगल B उन्होंने 50 डिग्री दे रखा है. आपको एंगल C फाइंड आउट करना है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आप करिए कि अगर हमें B दे रखा है, C हमें फाइंड आउट करना है, तो C एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. इफ एंगल B इज 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल C विल ऑल्सो बी 50 डिग्री, राइट? Angles opposite to equal sides are equal. Now question number 4th is, in triangle PQR. अब आपको जो ट्राइंगल दे रखा है उसका नेम है PQ and R. एंगल R इज इक्वल टू एंगल P गिवन है. नाउ एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, दे बोथ आर इक्वल, ये गिवन है आपको, राइट? उसके बाद उन्होंने बोला QR 4 सेंटीमीटर. AB ओके, मैंने फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दिया, एक बार फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th इज, इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू AB. BC इज इक्वल टू AB गिवन है. एंगल B इज 80 डिग्री. यू हैव टू फाइंड आउट एंगल A. अब आप मुझे बताइए कि क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. देखो बेटा, यहाँ पे बिल्कुल करेंगे. ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, बट ये एंगल 80 के इक्वल नहीं आएगा. एंगल A जो है वो BC के सामने का एंगल है, और एंगल C जो है वो AB के सामने का एंगल है. अगर AB और BC इक्वल हो रही हैं तो एंगल A और एंगल C इक्वल होना चाहिए, राइट? ना कि A और B. तो अब 80 तो आ गया, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या लेट कर लेंगे? लेट दीज टू एंगल्स बी X. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगेगी 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 100, तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 50.
एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ए विल बी 50 डिग्री, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बना लेते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें गिवन है और हमें क्यू आर की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी आर, उन्होंने पी आर की लेंथ पूछी है एंड पी आर इज ऑल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इज़ 4, पी आर इज़ 5 एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू। आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है किसकी कितनी है, राइट। अब देखिए बेटा, आपको ये 5 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। अगर आप एंगल आर के सामने वाली साइड देखें तो वो कौन सी साइड बन रही है, पी क्यू। और अगर आप एंगल पी के सामने वाली साइड देखें तो वो कौन सी साइड बन रही है, क्यू आर। तो हमारे पास एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है, पी के सामने साइड बन रही है क्यू आर और आर के सामने साइड बन रही है पी क्यू। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट शुड बी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी ये, 4 सेंटीमीटर, नॉट 5, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, let's do this question number 6. Question number 6 is D is a point on the side BC of triangle ABC. हमें नहीं पता ABC किस तरह का ट्राइंगल है, तो हमने एक स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, जिसमें हमारे पास उन्होंने दे रखा है D is the point on the side BC. D BC के ऊपर एक पॉइंट है such that AD is bisector of angle A. AD एक लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों हाफ्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो कैन वी कंसिडर देम एज एक्स एंड एक्स, राइट। अगर ये दोनों हाफ्स हमारे पास इक्वल हैं तो ये पॉइंट डी है। उन्होंने पूछा है बी डी और सी डी, बी डी और सी डी क्या ये दोनों बराबर होंगे, जहाँ बी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी होगा, जहाँ फिर बी डी इज़ ग्रेटर देन बी ए होगा, जहाँ फिर सी डी इज़ ग्रेटर देन सी ए होगा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस ट्राइंगल के एंगल को y कंसिडर कर लें और इसको z कंसिडर कर लें। अब मैंने इसको क्यों किया, अगर आप सिर्फ इस वाली ट्राइंगल को देखें ADC, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज हैविंग सम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला जो एंगल बनेगा ये ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल बनेगा और इसका सम आएगा x प्लस जेड। अब जो हमने बताना है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम पहले इस कंडीशन की बात कर लेते हैं, बी डी और सी डी क्या ये दोनों बराबर हैं। आप खुद देखें क्या बी डी और सी डी बराबर हैं, ये तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ये तो हम बता ही नहीं सकते। द नेक्स्ट वन इज बी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी, बी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी, क्या बी ए बी डी से बड़ा है। बी ए किसके सामने का एंगल है, डी के, और बी डी किसके सामने का एंगल है, एक्स के। तो ये तो एक्स प्लस वाई के सामने बन रहा है और ये हमारे पास एंगल एक्स के सामने बन रहा है। तो बड़ा एंगल कौन सा है, एक्स प्लस वाई, एक्स में कुछ ऐड करके बन रहा है ना एक्स प्लस वाई, और ये एंगल कितना है, एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो x प्लस वाई के सामने वाला एंगल है, सामने वाली साइड है, तो वो कौन सी साइड है, ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ये हमारे पास सही है स्टेटमेंट, बी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी। अब इसको देख लेते हैं, बी डी इज़ ग्रेटर देन बी ए। बी डी बड़ा कैसे हो सकता है, बी डी के सामने वाला एंगल तो छोटा है, एक्स स्मॉलर है एक्स प्लस वाई से, तो ये तो नहीं हो सकता। सी डी इज़ ग्रेटर देन सी ए, सी डी सी ए से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सी ए है उसके सामने वाला एंगल है एक्स प्लस जेड और इधर से इसके सामने वाला एंगल है ओनली एक्स, तो एक्स छोटा है एक्स प्लस जेड बड़ा है, सी ए बड़ा है सी डी से। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी होने से हमारे पास एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल सी और एंगल ई दोनों क्या हैं, इक्वल है। साइड भी देख लेते हैं। फर्स्ट टू, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, सेकेंड इज बी सी इज इक्वल टू डी ई, थर्ड इज ए सी इज इक्वल टू एफ ई। होप इट इज़ क्लियर कि मैंने ये पार्ट्स क्यों लिए हैं। द नेक्स्ट वन इज ए बी इज़ 5, ए बी कितना दे रखा है 5, एंगल बी इज़ 40, ओके, एंगल ए इज़ 80, then you have to find out which of the following is true. Again very good and very important question, this is again important question. अब उन्होंने क्या बोला है, then which of the following is true, इसमें से कौन सा ट्रू है, डी एफ ये वाली साइड, डी एफ कितना, अच्छा इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले। ए बी 5 है तो डी एफ भी कितना आ जाएगा 5, और कोई साइड हमें दे नहीं रखी है। एंगल बी 40 है तो एंगल डी भी कितना आ जाएगा 40, एंगल ए 80 है तो एंगल एफ भी कितना आ जाएगा 80, थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, ये 80 प्लस 40 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और सी भी आ जाएगा 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब देख लेते हैं चेक करके। डी एफ इज इक्वल टू 5, डी एफ 5 तो है, एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डी एफ इज इक्वल टू 5, ओके, एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो सही लग रहा है, सेकेंड बी। डी ई इज इक्वल टू 5, डी ई इज इक्वल टू 5 कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। एंगल ई 60, ये तो ठीक है, डी ई इज इक्वल टू 5, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी एफ इज़ 5, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको नेम्स बहुत ध्यान से देखने आने चाहिए। उन्होंने हमें दिया था ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। बेटा सबसे ज़्यादा रोल ही कॉन्ग्रुएंसी में नेम्स का है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे हम अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिंगर के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना रही है, पाम के साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना रहा है। इस तरह से हमें चेक करना होता है कि ट्राइंगल भी जब दो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कौन सा पार्ट किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस बना रहा है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें बोला है टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और बात किसकी कर रहे हैं, वो ट्राइंगल की, राइट। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। उन्होंने बोला इसमें से थर्ड साइड की लेंथ क्या नहीं हो सकती। बेटा पहले तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। ट्राइंगल के दो रिजल्ट्स होते हैं, वन इज सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, राइट। क्या होता है फर्स्ट रिजल्ट, सम ऑफ two sides is always greater than the third side, and second is difference of two sides is always smaller than the third side। तो चलिए इसके बेस पे हम पिक करते हैं करेक्ट ऑप्शन। पहले तो आप इसका सम देखें, इसका सम कितना आ जाएगा 5 + 1.5 जिनका दे रखा है, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, राइट। कुछ बच्चों को ऐड नहीं करना आता है। अगर 5 में डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल इसके पीछे है, दिस इज़ 5.0। सारे डेसिमल एक लाइन में रखने होते हैं। डेसिमल से जो होल पार्ट है वो इस साइड पे और डेसिमल पार्ट इस साइड पे, 5 6.5, राइट। अब इसका डिफरेंस निकालें, 5 - 1.5। 5 में से आपने 5.00 माइनस 1.5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 4। 10 - 5 इज़ 5 एंड 4 - 1 इज़ 3, और इनका डिफरेंस आ रहा है 3.5। इसका मतलब है दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3 पॉइंट कितना आ रहा है 5 हो रहा है।
difference of two sides is always smaller than the third side, right? And the sum of two sides is always greater than the third side. अब देखो, अब ये दो का सम इन सबसे तो बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है. अब बात आएगी डिफरेंस पे. डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड. डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से स्मॉलर होना चाहिए. हमारा डिफरेंस आ रहा है 3.5. अब 3.5 इसमें से किससे छोटा है? तो क्या बोला मैंने? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड. मतलब जो थर्ड साइड आप इसमें से वो लोगे जो 3.5 से छोटी होगी, स्मॉलर देन द थर्ड साइड. इसका मतलब विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? 3.4, 3.6, 4.1, 3.8, ये सब इससे बड़े हैं. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है. आपको ये दोनों कंडीशंस याद होनी चाहिए कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड. तो डिफरेंस आ गया था हमारे पास 3.5. तो उन्होंने बोला है कि जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड. अब उन्होंने क्या पूछा था कि द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी मतलब इसमें से कौन सा थर्ड साइड का ऑप्शन नहीं हो सकता? इसमें से थर्ड साइड कितनी नहीं हो सकती? द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड. दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. अब छोटा है 3.5, किस किस से छोटा है? 3.6 से भी छोटा है, 4.1 से भी छोटा है, 3.8 से भी छोटा है, पर ये 3.4 से बड़ा है. तो डिफरेंस थर्ड साइड से, दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? तो ये 3.5 होगा अगर डिफरेंस, तो ये 3.4 से बड़ा आ जाएगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. तो इसका मतलब डी कैन नॉट बी, राइट? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें ट्रायंगल दिया है PQR. उन्होंने बोला एंगल R इज़ ग्रेटर देन एंगल Q. ओके, एंगल R जो है वो एंगल Q से बड़ा है. एंगल R इज़ ग्रेटर देन एंगल Q. अगर एंगल R बड़ा है तो एंगल R के सामने वाली साइड भी बड़ी है. साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, राइट? जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी क्या है? बड़ी है. एंड द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर लॉन्गर साइड इज लार्जर. आपको ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए. तो R बड़ा है तो R के सामने वाली कौन सी साइड है? PQ. और Q के सामने वाली PR. तो R के सामने जो साइड है आप पहले उसको लिखेंगे ग्रेटर देन PR. कौन सी साइड किससे बड़ी है? PQ इज ग्रेटर देन PR. तो इसमें से उन्होंने पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो PQ इज ग्रेटर देन PR इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10th. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, पहले हम ट्राइंगल्स ही बना लेते हैं. दिस इज आवर ट्राइंगल ABC एंड दिस इज आवर ट्राइंगल PQR. अब क्या बोला है उन्होंने? AB इज इक्वल टू AC. AB और AC दोनों इक्वल हैं. एंगल C इज इक्वल टू एंगल P. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. देन टू ट्राइंगल्स आर. अब देखिए, दो एंगल्स तो इक्वल हैं बट ये जो साइड है ये दोनों एक ही ट्राइंगल की है. जहाँ तो दोनों की होती तो एक एक बीच वाली तो हम मान भी लेते हैं एंगल साइड एंगल, जहाँ एंगल एंगल साइड लग रहा है. बट ये तो दोनों एक ही ट्राइंगल में साइड्स आ गई. अगर ये दोनों एक ही ट्राइंगल में साइड्स आ गई तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे? इक्वल. और यहाँ से एंगल Q और एंगल P भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? अब आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? क्या ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखो, अगर ये दोनों एंगल साइड्स इक्वल हैं तो एंगल B और एंगल C इक्वल है. एंगल B इक्वल दिया हुआ एंगल Q के और एंगल C दिया हुआ एंगल P के. तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल हैं और एंगल Q और एंगल P भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बन जाती है? आइसोसेलेस. इसमें भी ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी?
इक्वल हो जाएंगी, तो ये ट्राइंगल्स भी कौन सी ट्राइंगल्स बन जाएंगी? आइसोसिलेस ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसिलेस तो बन गई, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं हम कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि AC और QR इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आइसोसिलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। द लास्ट वन इज in triangle ABC. Last question is in triangle ABC, this is ABC and another triangle DEF. AB is equal to FD, AB is equal to FD, okay. Angle A is equal to angle D, then two triangles will be congruent by SAS. अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो करना है, बट कौन से रूल से करना है? SAS। और SAS बनाने के लिए आपको कौन सी साइड चाहिए? अगर देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये SAS लग जाएगा हमारे पास। AC और DE इक्वल हो जाएंगी तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। तो कौन सा आएगा? AC इज इक्वल टू DE। D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखें, होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रुएंसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं ट्राइंगल के नेम्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। दूसरी चीज़ आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएं तो कंप्लीट एंगल और कंप्लीट साइड लेना होता है। हाफ एंगल हाफ साइड जहाँ उस ट्राइंगल के किसी पार्ट के ऊपर आप इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते। ट्राइंगल के जो 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, वो कंप्लीट कंसिडर करने होते हैं। थैंक यू।